दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 का। यहाँ पे पहला जो चैप्टर है परिचय, उसके बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे आज के इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस को देखेंगे। मतलब ये क्लास जो है दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हम कैसे बताएंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन लिखे हुए हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है उसको देखिएगा तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट आसानी के साथ इसको देख सके और समझ सके। और यहाँ पे हम समझाने के लिए कुछ कुछ हिंदी में लिखे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इसको समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात क्या आती है ना कि अगर हम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इससे स्टार्ट करें, आपको हो जाएगा रटना। और हम नहीं चाहते कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल रटे क्वेश्चंस को। हम ये चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे वो क्वेश्चंस को समझे, और जब समझा हुआ रहेगा ना तो आप आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के अगर पूछेगा आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो बस आपको अच्छे से देखना। और ऑब्वियसली ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम समझाने पे लगे हैं, और समझाएंगे जब तो वीडियो लंबा होगा, रटाएंगे तब मतलब छोटा क्लासेस होगा। तो वो आप डिसाइड करो, वो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या चाहिए। हम पूरा एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चले सारे क्वेश्चंस को, या फिर डायरेक्टली आंसर बोलते हुए चले। मेरे ख्याल से डायरेक्टली आंसर बहुत गलत हो जाएगा आप लोग के लिए, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि समझाए पूरा सारे चीज़ों को। तो आप कमेंट करिए, हम अगले क्लास में उसके अकॉर्डिंग सारे चीज़ों को प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आज इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकती है उन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली देख लेंगे। बाकी अगर आपको ये पूरा वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप इसको लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रॉपरली यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का सारे चैप्टर्स हम प्रॉपर कंप्लीट करेंगे अभी से जितना टाइम बाकी है। चलिए दोस्तों अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको बता देते हैं कि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग चल रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें पहला चैप्टर आपका समष्टि अर्थशास्त्र में परिचय आता है। और जो लोग एसबीपीडी को फॉलो कर रहे होंगे, जो लोग एसबीपीडी को फॉलो कर रहे हैं उसको उनको बता दे कि ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र आपका 15 नंबर चैप्टर है एसबीपीडी में, तो उस चैप्टर को आज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखिए, हिंदी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं पहले इसको समझिए आप, ये समझने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर लिखे हुए हैं। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप लोग प्रॉपरली देखिए। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और यहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में पहले ही क्लासेस वगैरह हो चुकी है एजुकेशन बाबा ऐप पे। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं। अभी हम लोग का सब्जेक्ट जो चल रहा है वो क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें जानना पड़ेगा। तो इसमें देखिए क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र होती क्या है, चलिए पहले वो देखते हैं। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का इंग्लिश क्या होता है, माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा। और समष्टि अर्थशास्त्र का इंग्लिश क्या होता है, मैक्रो मतलब बड़ा, बृहद, बहुत बड़ा। तो ये होता है, ये मेन डिफरेंस है। और अब चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि जो संसाधन उपलब्ध है हमारे पास, जितने भी संसाधन है, श्रम, पूंजी, भूमि, इन सब का इस्तेमाल और इसका आवंटन किस प्रकार से किया करते हैं। मतलब इसका आवंटन जो है, इस सारे संसाधन का आवंटन किस प्रकार से करते हैं, चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, और कैसे उसे बाजार में उपलब्ध कराते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट वगैरह हम बनाते हैं उसको हम मार्केट में कैसे उपलब्ध करवाते हैं, और हम अपना भूमि, पूंजी, श्रम, इस सब का कैसे इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसके बेसिस पे अभी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगी, तो बस ये समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या होता है कि संसाधन का आवंटन मतलब अलॉटमेंट, जितने भी संसाधन है उसको अलॉटमेंट सही तरीके से हो जाए। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन वगैरह होता है। प्रोडक्शन इसमें किया जाता है, चीज़ों का, थिंग्स एंड गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। और साथ ही साथ उसे बाजार में उपलब्ध कराया जाता है, मार्केट में उसको अवेलेबल करवाया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हो गया। अब समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, आखिर ये दोनों अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का एक और नाम है बृहद अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब समझिए यहाँ पे, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा का शब्द मैक्रोस से लिया गया है। किससे, अंग्रेजी का शब्द जो है मैक्रो, ये ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, विशाल अथवा व्यापक होता है। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको समझ में आ गया
कि ये जो है ना मैक्रोज, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है व्यापक अथवा विशाल। तो ये इसका मतलब होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि बाजार में जो उद्योग धंधे कार्यरत हैं उन उद्योग धंधे से देश की जीडीपी में क्या ग्रोथ आई है। इसमें क्या पढ़ते हैं, देश की जीडीपी में क्या ग्रोथ आई है, रोजगार कैसी है, रोजगार के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं, क्या चीज, महंगाई बढ़ तो नहीं रही है, महंगाई के बारे में इसमें पढ़ते हैं। यानी हम तो जीडीपी के बारे में पढ़ते ही हैं, रोजगार के बारे में पढ़ते हैं, महंगाई के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब के बारे में हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, जो अभी हम लोग का प्रॉपर्ली चल रहा है। देखिए इसके अंतर्गत अगर बात करें ना तो ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुल रोजगार, इसमें क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। वही व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक एक व्यक्ति, जैसे पार्टिकुलर आपके घर को फोकस किया जाएगा और आपके घर या आपके पड़ोसी के घर को फोकस किया जाएगा, या फिर एक मान लीजिए रमेश नाम के व्यक्ति को फोकस प्रॉपर्ली किया जाएगा। रमेश नाम, सुरेश नाम, कुछ भी नाम एक हो सकता है, तो उस नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्ली फोकस किया जाएगा। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसमें होता है सारे, आपके पूरा मोहल्ला, आपके पूरा गांव, आपका पूरा देश, इसका यहाँ पे क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। तो वो आती है समष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें कुल रोजगार, कुल आय और कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल मांग, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि का अध्ययन हम लोग करते हैं। वही अगर जैसे यहाँ पे कुल रोजगार है ना और कुल आय है, तो वहीं पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रति व्यक्ति आय होता, तो वो आ जाती है किस में, वो आ जाती है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और यहाँ पे कुल आय चला गया किस में, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये आप समझ गए कि इस दोनों में क्या अंतर है और इसमें क्या पढ़ते हैं आप समष्टि में। एक और चीज़ आप जानिए, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, बोल्डिंग एक प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्री थे, वो क्या बताए हैं, वो बताए हैं व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि इन मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है। क्या चीज, ये देखिए, व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन कौन करता है, वो करता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है क्या करता है, पूरे समूह का अध्ययन करता है। ये मात्राओं का, व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि ये पूरा समूह का अध्ययन करता है। देखिए व्यक्तिगत आयों का नहीं अपितु राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर का। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, एक चीज आप गौर किए, यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत आय का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय का इसमें अध्ययन करते हैं, और व्यक्तिगत कीमतों का नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र एक ब्रॉड चीज हुआ, बड़ा चीज हुआ, और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटा चीज हुआ, एक प्रति व्यक्ति, एक मतलब एक यहाँ पे क्या किया जाता है, छोटे स्तर पर यहाँ पे एनालिसिस वगैरह किया जाता है व्यष्टि में। तो ये मेन डिफरेंस थी। अब चलिए, अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब देखेंगे आसानी के साथ बनाते हुए चलेंगे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आपको और भी डिटेल में अगर पढ़ना है, एजुकेशन बाबा ऐप से आप सिंपल छोटा सा कोर्स है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में, ये ऑलमोस्ट आप जो है 25 से 30 दिन में आप पूरे कोर्स को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, नंबर वगैरह भी दिए गए हैं, आप वहां से बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से यूट्यूब वगैरह से, तो चलिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं प्रॉपरली। इसमें क्या है, अंग्रेजी का शब्द माइक्रो, ग्रीक भाषा का शब्द मैक्रो से लिया गया है। ये तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं। अंग्रेजी का शब्द जो है मैक्रो, वो मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, इंग्लिश लेटर जो होता है मैक्रो हैज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स, मतलब यहाँ पे ये मैक्रोज का मतलब क्या होता है, ये जो है मैक्रोज का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है ब्रॉड, व्यापक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का आप पढ़ रहे हैं ना, तो समष्टि अर्थशास्त्र ब्रॉड चीज हुआ, व्यापक चीज हुआ, बड़ा चीज हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। समझ में आया, कोई प्रकार की दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अब यहाँ पे देखिए सेकंड नाउ क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे सेकंड नाउ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, कि समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है समष्टि अर्थशास्त्र की, वो पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर राष्ट्रीय आय,
कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें आपका नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल का अध्ययन तो किया ही जाता है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें यहाँ पे है समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ये भी सही बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं क्या से इसका, पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटायर इकोनॉमी। तो ये भी सही बात है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों कैसे सही हो सकता है। चलिए ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें यहाँ पे है समष्टि अर्थशास्त्र, चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय, मतलब समष्टि आर्थिक चर जो है, समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री का महत्वपूर्ण भाग है। सही बात है। ये भी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जब तीनों ऑप्शन सही हुआ, ऑब्वियसली जब आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे हो गया, तो बिल्कुल राइट आंसर तो यहाँ पे यही होगा ना कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी समष्टि अर्थशास्त्र का वो यहाँ पे सभी है, इसका विशेषता सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बस काफी आसान है, बस पूरा आपका माइंड कंसस होना चाहिए यहाँ पे, तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। और कुछ और भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चंस को बताने से पहले कुछ और स्टॉक क्या होती है, प्रवाह क्या होती है, इस सब के बारे में आगे हम बात अभी करते हैं। तो ये क्लास में बहुत अच्छे से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थर्ड नाउ क्वेश्चन देखिए क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन जो है विषय सम्मिलित है। मतलब यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन जो है अध्ययन विषय सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सम्मिलित है। तो देखिए आय एवं रोजगार सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है, ये तो सम्मिलित है ही। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे है सामान्य कीमत स्तर या मुद्रास्फीति। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें आपका जनरल प्राइस लेवल भी आता है और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी आती है। उसके बाद देखिए व्यापार चक्रों का सिद्धांत, ट्रेड साइकिल, सही बात है, वो भी आती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 का हो जाएगी। तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन, और इसमें है व्यापक अर्थशास्त्र को निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। मतलब व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है, मतलब इसका विच वन इज द यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे यूटिलिटी कौन सा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कहाँ इसकी उपयोगिता है। तो देखिए सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण के लिए, तो यहाँ पे ये भी है कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी जब भी गवर्नमेंट बनाती है तो वो पूरे देश के लिए बनाती है, पूरे एक स्टेट के लिए बनाती है। तो ऐसे रहता है ना, तो वो क्या हो गया, वो ब्रॉड चीज़ हो गया। तो इसी में आएगा व्यापक अर्थशास्त्र में, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में ही आएगा। उसके बाद आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में गवर्नमेंट जब सोचती है या फिर कोई भी प्राइवेट एंटिटी अगर सोचती है, वो ब्रॉड चीज़ होती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, अगर इंटरनेशनल कंपेरिजन करते हैं, वो क्या हुआ, दो देश से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपेरिजन अगर हम कर रहे हैं, वो सोचिए कितना बड़ा लेवल पे हो रहा है, तो वो किस में जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पे 4 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चंस अभी आप देखे हैं, इसमें से ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है 4 क्वेश्चन में से, और वो आप मिला सकते हैं, आपके बुक वगैरह में होगा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह है, तो उससे आप मिला सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए 5 नौ क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं, यानी विच वन इज द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कौन सी सीमाएं हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 का क्या चीज़। देखिए इसमें क्या होता है, सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास, कलेक्टिव इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। तो यहाँ पे देखिए सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास समष्टि अर्थशास्त्र में होता है, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जो बात एक व्यक्ति के लिए सही हो वो हर व्यक्ति के लिए सही हो, हर अर्थशास्त्री वही बात माने, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास होता है कि जो बात एक अर्थशास्त्री के लिए सही होगा वो दूसरा अर्थशास्त्री नहीं मानेगा, क्योंकि हर जगह सिचुएशन सेम नहीं होता है। तो जब आप ब्रॉड लेवल पे अध्ययन करोगे तो उसमें छोटा इकाई पे आप ध्यान नहीं दोगे। तो एक तो यहाँ पे सीमाएं, इसका ये है, लिमिटेशंस ये है। उसके बाद है व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना, मतलब इग्नोरेंस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत इकाइयों को
छोड़ दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे ब्रॉड देखा जाता है, एवरेज में देखा जाता है। जैसे सिर्फ आपको आपके गांव में फोकस नहीं किया जाएगा कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि पूरा गांव को सम्मिलित किया जाएगा कि पूरा गांव को मिला के टोटल एवरेज कितना है इनकम यहाँ पे पर व्यक्ति आय, तो वो हो गया। तो इसमें क्या हुआ, पर व्यक्ति आय का यहाँ पे व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना हुआ, तो ये एक सीमा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन का विषय है द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज। तो यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन का विषय क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, सही बात है कि नेशनल इनकम, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, ये तो है अध्ययन का विषय। उपभोक्ता के सिद्धांत, प्रिंसिपल, देखिए उपभोक्ता वगैरह का सिद्धांत वगैरह सब चला जाता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उत्पादन का सिद्धांत, प्रोडक्शन वगैरह आपको बताई थे, तो वो सब चला जाता है किसमें, आपका व्यष्टि में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या चीज, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का यहाँ पे क्या चीज, अर्थशास्त्र में रोजगार के अवसर का, सही बात है, रोजगार तो है ही ना समष्टि अर्थशास्त्र में, ये तो बता ही चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमिक, ये तो होता ही है, इसका अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं की पूर्ति, ये तो नहीं किया जाता, जो बाजार में वस्तु का पूर्ति वगैरह कैसे हो रहा है सब व्यष्टि में चला जाता है, सब बता चुके हैं आपको। आगे यहाँ पे है स्कूटर के मांग की लोच, मतलब कितना डिमांड वगैरह हो जाता है, डिमांड सप्लाई वो सब आपका चला जाता है व्यष्टि में। उसके बाद है बाजार में गेहूं की कीमत वगैरह से इसको क्या ही मतलब है अभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन में यहाँ पे है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन, मतलब यहाँ पे सामान्य कीमत स्तर या जनरल प्राइस लेवल का स्टडी अध्ययन किया जाता है किस में, तो देखिए व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में या फिर समष्टि अर्थशास्त्र में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बिल्कुल सही बात है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सब बता चुके हैं आपको, इस सब में डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो पहले डेफिनेशन हम पढ़ाए हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, 8 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है। तो रोजगार, जब भी आप देखें ना रोजगार वगैरह एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, तो वो आप सीधा आप जाके समष्टि अर्थशास्त्र में लगा दो, सिंपल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे, अगला आपके पास क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा हम कुछ समझाना चाहते हैं, स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो चलिए इसको भी अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए स्टॉक यहाँ पे जो क्या होती है, स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम या किसी एक निश्चित समय में होता है। क्या चीज, किसी एक निश्चित समय में, जैसे आज 12 बजे या फिर आज इसी तारीख को, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पे जबकि प्रवाह क्या होता है, प्रवाह यानी फ्लो क्या होती है, जो एक समय अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम में है कि इस साल जो है या इस महीना जो है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक एवरेज एक टाइप का हो जाता है कि इसमें कुछ दिन लग जाते हैं, तो एक यहाँ पे क्या हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है स्टॉक में, इसमें एक निश्चित समय आ जाता है, और प्रवाह में क्या आ जाता है यानी फ्लो में क्या आ जाता है, एक समय अवधि आ जाता है यानी पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है। अब यहाँ पे भैया दोनों में अंतर क्या है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, चलिए ना अभी समझते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे स्टॉक का समय काल नहीं होता। क्या चीज़, स्टॉक का समय काल नहीं होता, मतलब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, जबकि प्रवाह का समय काल होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति स्टॉक है, किसी व्यक्ति का संपत्ति क्या है, स्टॉक है, क्योंकि यह एक निश्चित समय पर व्यक्ति की वस्तु भंडार में बताती है। देखिए किसी व्यक्ति के पास स्टॉक जो है वो क्या है, किसी व्यक्ति के पास जो है संपत्ति उसके पास जितना है वो क्या है, उसके लिए स्टॉक है, क्योंकि उस समय उसके पास उतना ही रुपया है, उसके पास भंडार है, उसका उतना रुपया उसके पास अवेलेबल है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना। और जबकि व्यक्ति की आय एक प्रवाह है, किसी व्यक्ति की आय की अगर बात करें, इनकम की अगर बात करें, जिसका संबंध एक समय काल से होता है, एक समय काल कि जैसे एक माह आदि, एक महीना में वो इतना रुपया कमाता है, तो वो क्या हो गया, एक महीना का पूरा हो गया, तो वो क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। किसी व्यक्ति की 1 जुलाई 2021 को संपत्ति 5 लाख थी,
लेकिन उसकी आय जो है 10,000 प्रति माह थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 लाख उसको संपत्ति थी 1 जुलाई को, ये हो गया स्टॉक, और 10,000 प्रति माह उसका कमाई था, आय था, वो हो गया क्या चीज़, प्रवाह। तो यहाँ पे डिफरेंस में समझ में आ गया होगा, नहीं आया बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए इसको। और देखिए अब यहाँ पे इससे समझ में आ जाएगा एक और चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे संपत्ति, किसी व्यक्ति के पास जो संपत्ति होगी वो उसी समय होगी, उस समय मान लीजिए आज यहाँ पे 1 तारीख को मेरे पास इतना संपत्ति है, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस समय वो अवेलेबल है। और आय की अगर बात करें तो आय क्या होता है, किसी को मंथली मिलता है, किसी को ईयरली मिलता है, किसी को वीकली मिलता है। तो उसमें क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम आ गया कि 1 महीना में हम लोग इतना कमा रहे हैं। अभी मेरे पास नहीं है, बल्कि 1 महीना में आता है उतना। आगे यहाँ पे 2 स्थानों के बीच की दूरी, 2 स्थानों के बीच की दूरी अगर बात करें तो वो अभी वही रहेगी, कल भी वही रहेगी। और गाड़ी क्या है, चलती गाड़ी की गति, गाड़ी क्या है, चल रही है, लगातार चलते जा रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, कि मतलब समय अवधि को बता रही है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए यहाँ पे जैसे हम बात कर लेते हैं क्या चीज़, पूंजी, हमारे पास कितना अभी हमारे पास पूंजी है, वो हो गया क्या चीज़, पॉइंट ऑफ टाइम, कि हमारे पास इस समय इतना पूंजी है, तो वो हो गया स्टॉक। और पूंजी निर्माण मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारे पास पूंजी बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रहा है, तो ये इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा, इसको कहते हैं प्रवाह। तो मतलब मेन यहाँ पे डिफरेंस ये हो गया, समझ में आ गया कि स्टॉक क्या क्या होती है और प्रवाह क्या होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएगी, आप आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में है पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है क्या चीज, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज, मतलब जो स्टॉक है उसमें इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे वो स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज क्या होगा, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हुआ, मतलब पूंजी हमारे पास जितना है उसमें वृद्धि हो रही है, तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगी, वो यहाँ पे कहलाएगी कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो रहा है, तो पूंजी में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है नया नया पूंजी का। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑप्शन और सी। और ये इसमें क्या हो गया, ये हो जाता है फ्लो, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रवाह ये हो जाता है। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, प्रवाह होती है, क्योंकि ये लगातार बनते रहती है, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है, यहाँ पे कौन सा स्टॉक है ये पूछा जा रहा है, फ्लो नहीं, प्रवाह नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि पूछा जा रहा है कौन स्टॉक है। तो देखिए हमारे पास कितना संपत्ति है वो एक टाइम पे होगा ना, एक टाइम पे हमारे पास संपत्ति जो वेल्थ है हमारे पास, जितना पूंजी है हमारे पास, वो एक टाइम पे होगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है स्टॉक, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। बाकी सेविंग्स, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट, ये सब घटते बढ़ते रहता है, ये सब क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है क्या चीज। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पुनः रोजगार, रोजगार तो अध्ययन करता ही है ऑब्वियसली। उसके बाद समग्र कीमत स्तर यानी एग्रीगेट, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, एग्रीगेट मतलब सम्मिलित रूप से सारे लोगों का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, जीडीपी, इसी सब में आता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन और डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे चीज़ों का स्टडी किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन और डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज का स्टडी किया जाता है, बिल्कुल वही सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, बस थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम लोग करते ही हैं, पूर्ण रोजगार का अध्ययन करते हैं, कुल उत्पादन का यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखो जब भी आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहे हो, सिंपल आप देखो कि ऑप्शन ए होगा, समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, हाँ आएगा, पूर्ण रोजगार आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का आप यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, तो देखिए प्रोडक्शन अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है तो वो चला जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में, लेकिन टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है, कुल उत्पादन, किसी एक कंपनी का नहीं, टोटल उत्पादन। तो यहाँ पे ये क्या, इसमें ब्रॉड चीज हो गया, समष्टि में चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए, 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 14 में यहाँ पे देखिए क्या है,
समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, ऑप्शन में बस डिफरेंस है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन क्या चीज का किया जाता है? तो देखिए व्यक्तिगत इकाइयों का, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, गलत। समग्र का, एग्रीगेट का, बिल्कुल सही बात है। और व्यक्तिगत इकाइयों और समग्र इकाइयों दोनों का ये नहीं होगा। हाँ, आपके एसवीपीडी के बुक में यही आंसर दिया हुआ है, व्यक्तिगत इकाइयों तथा समग्र इकाई दोनों का। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? समग्र का अध्ययन किया जाता है, इंडिविजुअल का हमेशा विरोध किया जाता है। ये चीज आप एसवीपीडी में ही अगर पढ़ रहे हैं ना, आंसर वहां पे गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप सीमा अगर बात करें हम समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, आप एक टॉपिक है उसमें जाके देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं मतलब लिमिटेशंस जो है उसमें वहां पे है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अवहेलना, मतलब व्यक्तिगत इकाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये कैसे आंसर होगा? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, समग्र का यानी एग्रीगेट का, सारे लोगों को एक साथ इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें है स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? स्टॉक के अंतर्गत विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूडेड इन स्टॉक, मतलब स्टॉक में क्या शामिल होता है? तो देखिए स्टॉक में हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी शामिल होता है, सही बात है। हमारे पास स्टॉक जो है, मतलब स्टॉक हमारे पास, उसमें क्या क्या शामिल करेंगे? जो हमारे पास पूंजी है, पहले तो हमारे पास जितना भी मनी है, उसके बाद जितना भी हमारे पास धन है, जितना भी वेल्थ है, मतलब उसके बाद गोदाम में पड़े गेहूं की मात्रा या फिर कुछ चीज़ का मात्रा, नमक का मात्रा, चावल का मात्रा, चीनी का मात्रा, कुछ चीज़ का अगर हमारे पास क्वांटिटी है जो हम स्टोर करके रखे हुए हैं अपने वेयर हाउस में, उसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा सभी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, स्टॉक में ये सारा चीज़ आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगी। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? स्टॉक और प्रवाह पढ़ाए हैं। प्रवाह पीरियड ऑफ टाइम, लगातार चलते रहती है, तो इसमें कौन शामिल है? तो देखिए हमारे पास उपभोग, कंजम्पशन जारी रहता है, निवेश जारी रहता है, आय जारी रहता है। तो यहाँ पे 16 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ऑल, मतलब क्या है यहाँ पे? समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन द फ्लोइंग एक्सेप्ट, मतलब किस पे फोकस नहीं किया जाता है? एक्सेप्ट यहाँ पे है, किस में फोकस नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता समष्टि अर्थशास्त्र में, तो वो यहाँ पे सवाल है। और इसमें देखिए पहला हमारे पास क्या है? बेरोजगारी की समस्या पर, इस पे तो ध्यान दिया जाता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा पर, तो यहाँ पे इस पे भी ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद समग्र मांग पर, एग्रीगेट डिमांड, सारे लोगों का डिमांड, तो इस पे ध्यान दिया जाता है। इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं दिया जाता, ये चीज़ बात याद रखिए। उसके बाद जूट उद्योग पर, यानी जूट इंडस्ट्री, सिर्फ एक जूट इंडस्ट्री का अध्ययन किया जाता है कि सारे इंडस्ट्री जितने भी है, जूट, मिल्क, सिल्क, ये सब इंडस्ट्री पे ध्यान दिया जाता है? तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल हो गया ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पे इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस थे उसको हम प्रॉपरली कंप्लीट अब करवा दिए। तो अब अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया तो इसको लाइक करिए, साथ ही साथ आप नीचे कमेंट करिए कि आपको कितना क्वेश्चन समझ में आया, क्या कुछ दिक्कत हुआ। मेरे ख्याल से सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। और आपको कैसे बताते हुए चले, डायरेक्टली क्वेश्चन या फिर जैसे हम समझाए हैं वैसे ही समझाते हुए चले, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा टाइम अगर दे देते हो ना इसमें, तो प्रॉपरली आपका 100 मार्क्स का तैयारी हो जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ख्याल रखिए इस सब्जेक्ट का भी। और बाकी लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।